Hello everyone and welcome back to our channel. So today we will begin with the series of Indian economy. I hope आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को साथ में फॉलो कर रहे होंगे और साथ में ही इंडियन इकोनॉमी को फॉलो करोगे. सो बिफोर दैट इफ आई कंटिन्यू विद द सब्जेक्ट, मुझे बताना है कि व्हाट अबाउट द बुक. अगर मैं इसमें बुक की बात करूँ तो आप सेम बुक संदीप गर्ग ऑफ लेटेस्ट एडिशन यूज कर सकते हैं विच इज रिकमेंडेड. अलॉन्ग विद दैट इफ समबडी हैव दैट इंडियन एनसीईआरटीज आप यूज कर सकते हैं, बट द डिफरेंस इज एनसीईआरटी में इतना डिटेल्ड वर्जन नहीं है जो अदर किसी बुक में होता है. मैं संदीप गर्ग का मटेरियल आपको साथ में ही प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के थ्रू, और नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द कंटेंट. सो या लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. आवर फर्स्ट चैप्टर इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इस चैप्टर में व्हाट वी विल सी इज कि हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से थी, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कैसे कंट्रोल किया हुआ था हमारे इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से. ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि पहले ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था इंडिया पे. ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ था. ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हमारा देश इतना डेवलप नहीं हो पाया, बट या देयर वाज सम पॉजिटिव पॉइंट एंड देयर वाज आल्सो सम नेगेटिव पॉइंट्स, वो हम देखेंगे अब. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर? टू फेमिलियराइज यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के. ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से था, उसके क्या फीचर्स रहे और किस तरीके से हमने डेवलपमेंट देखी, किस तरीके से हम डेवलपमेंट फेज में आए. पहले हम अनडेवलप थे बट धीरे धीरे हम लोग डेवलप कैटेगरी में आए. तो किस तरीके से हमने कौन सा ऐसा ट्रैक ऑफ पाथ यूज़ किया कि हम ग्रो कर पाए. तो फर्स्टली वी विल लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी प्रायर टू द कंट्रीज इंडिपेंडेंस. See, if I show you the book, it says Indian economy on the eve of independence. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल का मतलब होता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या क्या हमारे इकोनॉमी, क्योंकि हमें पता है इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो कितनी डेवलपमेंट हुई, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, वो हम देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं पाई, क्या था डेवलपमेंट का मेन रीज़न, अंडर डेवलप का मेन रीज़न. हम देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिटेल में, फॉरेन ट्रेड के बारे में देखेंगे. ये तीन हमारे एक इम्पॉर्टेंट पेपर चैप्टर का एक मेन फोकस होगा. उसके बाद हम डेमोग्राफिक कंडीशंस देखेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि किस किस तरीके के लोग थे. जैसे आपको पता होगा कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे एज कम्पेयर टू द अदर टू सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कंपैरेटिवली. ठीक है, साथ में हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे. उस टाइम पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिशर्स ने क्या पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट किया. येस, इट्स श्योर कि ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को स्लेव की तरह काम कराया. नेगेटिव एस्पेक्ट्स काफ़ी दिखते होंगे आप लोगों को, बट अलॉन्ग विद सम नेगेटिव थिंग उन लोगों ने कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन किया है हमारे इकोनॉमी के लिए. अगर मैं ऊपर से बताऊँ तो यू ऑफ कोर्स नो कि ये जो रेलवे का था ये ब्रिटिशर्स के थ्रू आया था. सो दिस वॉज द प्लस पॉइंट. एंड वी विल सी स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले कि किस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत थी. सो आई होप आप लोग को इंडियन इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन. देखिए, अगर अब मैं बात करूँ, हमें पता है कि ब्रिटिशर्स का रूल पहले इंडिया में चलता था. हमें ये पता है कि इंडिया के जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने पूरी इंडिया की हिस्ट्री को बदल दिया था, और ये एक मेन रीज़न था. एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुई थी 1757 में. इसी से ही ब्रिटिशर्स ने अपना इंडिया में एंटर किया था. ये बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है. इसके बाद ही इसी ही बैटल के थ्रू ब्रिटिशर्स का एंट्रेंस शुरू हो चुका था इंडिया में. सो आपको ये पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ाई हुई थी. ठीक है, एंड इट वॉज द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. अब व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल का बेसिक पर्पस क्या था? अब ब्रिटिश रूल का बेसिक पर्पस क्या होगा? देखो, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि इंडिया को एक स्लेव की तरह काम करवाएं, स्लेव की तरह यूज़ करें अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए. तो उनका मेन पर्पस यही था कि इंडिया को हम एक फीडर इकोनॉमी की तरह यूज़ करें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी. ठीक है, टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज द फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी. ब्रिटिश कॉलोनियल टेम्पर द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली. ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा हमारी इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, आपको पता होगा इंडिया इज़ अ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. हम लोग काफ़ी, हमारे पास पैसा था, वेल्थ थी, रिसोर्सेज थे, ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे. तो ब्रिटिशर्स ने ये सब कुछ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, एंड सच्ची में इन्होंने सक्सेसफुली कर पाए, एंड अपनी कंट्री के लिए इन्होंने ये किया. और कुछ 200 ईयर्स बाद, 200 साल ब्रिटिशर्स का रूल चला, और उसके बाद हम लोगों ने इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी ऑन 15 अगस्त 1947, जो हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं.
ठीक है, दिस वॉज द पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स। अब अगर मैं बात करूं कि कैसे, मैंने बोला कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी कॉलोनियल रूल में। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी के कुछ 3 बेसिक फीचर्स थे। 3 बेसिक फीचर्स थे, देखिए हमारे 3 बेसिक फीचर्स थे: प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, राइट। तो पहला हमारा ये जो फीचर आता है वो है प्रॉस्परस इकोनॉमी। प्रॉस्परस इकोनॉमी का मतलब कि हमारा जो देश था वो पहले इंडिपेंडेंट रहा, सेल्फ रिलायंट थे। हम लोग ब्रिटिशर्स पे डिपेंड नहीं होते थे, खुद अपनी प्रोडक्शन करते थे, अपनी प्रोडक्शन करते थे, अपनी कंजम्पशन के लिए करते थे। वी आर इंडिपेंडेंट। बट ब्रिटिशर्स जब हमारे पास आए, उन लोगों ने हमें कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी डिपेंडेंट होने लगी, सेल्फ रिलायंट नहीं थी, राइट। तो इंडिया का पहला फीचर्स क्या था कि वो प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी यानी कि हम पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। पहले इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर ही मेजर ऑक्यूपेशन थी लोगों की। अराउंड 70 to 75% लोग काम करते थे। सो इट वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमारी थर्ड कैटेगरी आती है, थर्ड हमारा फीचर आता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस थी। पहले के टाइम पे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और यही वजह से ही ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा, ये भी एक वजह था कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आना चाहते थे और हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को ख़राब करना चाहते थे या फिर कंट्रोल करना चाहते थे। हमारी ये जो कॉटन सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, ये काफ़ी अच्छी थी। इनकी क्वालिटीज़ वगैरह की वजह से हमारी रेपुटेशंस थी और साथ में ही हमारे यहाँ पे जो क्राफ्टमैन थे वो काफ़ी अच्छा काम करते थे। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ द इंडियन क्राफ्टमैनशिप्स, राइट। यहाँ पे आपको देख सकते हो प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड द थर्ड फीचर इज वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये था हमने ब्रिटिशर्स से पहले का देखा कि ब्रिटिशर्स के पहले हमारी इंडिया कैसी थी। ये 3 फीचर्स थे। बट जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का मेन फोकस था इंडिया में कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रमोशन के लिए देश को डेवलप करना, यानी कि उनको डेवलप करना था अपनी कंट्रीज फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड देयर प्रमोशन। और उसके लिए उन लोगों ने इंडियंस को यूज़ करना शुरू कर दिया था, राइट। इंडियंस को यूज़ करना शुरू कर दिया था और उन्होंने उसके लिए 2 स्ट्रैटेजी बनाई थी। उनकी 2 फोल्ड स्ट्रैटेजी थी, जिसका नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये 2 स्ट्रैटेजी थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन लोगों ने कोशिश की, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज थी सिल्क कॉटन की, इनको इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश की, इंडस्ट्रीज को हटाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की। और हमारे डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ पे जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसका भी डिक्लाइन करने का, उनको भी ख़राब करने की कोशिश की। बेसिकली वो ये चाहते थे कि इंडियंस जो हैं, अब हमको रॉ मटेरियल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह थे, ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, तो वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे हमसे ये चीज़ें कि इंडियंस क्या करें, सप्लाई करें उनको रॉ मटेरियल्स और बदले में हम तुमको देंगे फिनिश्ड गुड्स, और वो भी वो महंगे देते थे। यहाँ से सस्ते में लेके महंगे में हमको चीज़ देना। तो ये उनका मेन मोटिव रहा। उनका मोटिव कभी भी इंडिया को डेवलप करना नहीं था, बिकॉज देयर मोटिव वॉज कि अपनी कंट्री को वो डेवलप करना चाहते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, देखो लो नेशनल इनकम, ऑफ कोर्स आप लोगों ने मैक्रो में समझ गए होंगे नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम कोई भी एक देश की इनकम, एक टेरिटरी, एक कंट्री की इनकम, एक पूरे साल में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के, ठीक है, प्रोड्यूस करके। सो हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया की जो इनकम थी वो काफ़ी कम थी, हमारी नेशनल इनकम इतनी नहीं थी। और पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान की इनकम, विच इज़ टोटल पॉपुलेशन टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, यहाँ से निकलता है आपका पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम उस टाइम पे बहुत कम थी। ऑफकोर्स दिस वाज द मेन रीज़न कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कभी ग्रो ही नहीं कर पाई, हम डेवलप ही नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोगों के पास इनकम वगैरह बहुत कम थी, ज़्यादा हमारे पास इनकम वगैरह नहीं होती थी। तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिनका कुछ मतलब इकोनॉमिस्ट भी नहीं, कुछ लोग थे, कुछ एक्सपर्ट्स थे, जैसे दादा भाई नरोजी, विलियम दिग्बाई, फिनले शिराजी, इन्होंने यहाँ पे देखो नाम दे रखे हैं, VK राव, RC देसाई। इन लोगों का मोटिव था कि क्यों ना कुछ ऐसा रिजल्ट आए कि इंडियन इकोनॉमी की, देश की जो इनकम है, इंडियन इकोनॉमी की जो इनकम है उसको मेजर किया जाए, हम देखें कि हम लोग कमा कितना रहे हैं। बट वही था कि इन सबके कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आए, कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आने लगे एक दूसरे से डिस्कस करके। बट एट द एंड ऑफ कोर्स हमारे पास एक मेजर आया और वो VK राव ने, डॉक्टर राव ने निकाला कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की मेजर करना कितना क्यों सिग्निफिकेंट है और कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये उसके थ्रू शुरू हुआ, राइट। अब
पुरानी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि जो कंट्री उस टाइम पे जो ग्रो कर रही थी, हमारी इंडिया जो ग्रो कर रही थी, वो इतना कम कर रही थी, मतलब 2% से कम रेट पे ग्रो कर रही थी, और पर कैपिटल टर्म्स में अगर बात करा जाए तो 0.5% ग्रो कर रही थी। तो ये किसी भी इकॉनमी के लिए कोई अच्छा पॉइंट नहीं है कि इतनी कम रेट से वो ग्रो कर रही है, राइट। तो हमारा मेन फोकस था कि क्यों हमें इस डेवलप कंट्रीज़ बनना है, डेवलपिंग कंट्रीज़ बनना है। ऑफकोर्स डेवलप तो हम अभी भी नहीं है, बट एटलीस्ट हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ही यही था कि हम किस तरीके से अपनी कंट्री को ग्रो कर पाएँ, राइट। अब अगर मैं आगे बात करूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड थी, एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा डिपेंडेंट थी। 85% ऑफ द पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, अपना लाइवलीहुड या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही ऑब्टेन करती थी, राइट। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, यानी कि इतनी इरिगेशन फैसिलिटीज़, इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह तब भी नहीं थे। बट ये था कि लोग अपने लिए प्रोड्यूस किया, अपने लिए कंज्यूम किया, उनके लिए इनफ था कि वहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह की बात नहीं होती थी पहले इतनी, कि लोकल लेवल पे मार्केट में सेल करो या फॉरेन कंट्रीज़ में सेल करो, पहले इतनी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा रूरल और एग्रीकल्चरिंग कैरेक्टर्स थी। 85 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कहाँ पे रहती थी, विलेजेस में रहती थी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से ऑब्टेन करती थी। और सो अगर आप देखो कि इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड में और रॉ मटेरियल्स में, इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं थी इंडिया में। अब ये सब चीज़ें नहीं थी, इंडिया इतना एग्रीकल्चर सेक्टर होने के बाद भी उसमें भी इतना डेवलप नहीं था। तो व्हाट वाज द रीज़न, क्यों वो ग्रो नहीं कर पा रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। सो अब हम वो देखेंगे कि मेन रीजंस क्या थे फॉर द लैंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, ठीक है। हम देखेंगे मेन रीजन, चलो मैं मेन रीजन इसमें बताऊंगी, ओके। सो हम देखेंगे मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये जो स्टैग्नेशन आने के मेन रीजंस क्या थे, क्यों हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेट था, क्यों वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। इसका सबसे बड़ा रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो, लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम जो था ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ब्रिटिशर्स ने इस सिस्टम में ऐसा किया हुआ था कि एक ज़मींदार हैं जिनका लैंड है, वो क्या करते हैं, जो टिलर्स होते हैं, टिलर्स मतलब जो लैंड में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मतलब जो रेंट लेके, मतलब यू नो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल, उनसे रेंट लेते थे लगान की फॉर्म में, और बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड रेंट लेते थे। और वो ज़मींदार क्या करते थे, वो रेंट ब्रिटिशर्स को देते थे, राइट, ब्रिटिशर्स को देते थे। अब ये था कि इन लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट लेना होता था फ्रॉम दी फार्मर्स, फ्रॉम दी जो भी टिलर है उनसे एक फिक्स्ड अमाउंट वो लोग लेते थे, और वो अमाउंट लेके ब्रिटिशर्स को देते थे। तो ये इस तरीके से ज़मींदारी सिस्टम चलता था। इस सिस्टम के अंदर ये होने लगा कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रॉफिट होता था, अगर फार्मर्स को कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इन सेंस कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप प्रोड्यूस भी हो गया कभी या कुछ भी हो गया, वो भी ब्रिटिशर्स ज़मींदार एक्सट्रैक्ट कर लेते थे लगान के फॉर्म में। तो उनके पास कुछ नहीं बचता था। देखो, अब जो ज़मींदार थे ना, बेसिकली उनका सिर्फ एक ही मोटिव रहा था, उनका एक ही मोटिव था हमेशा से कि भाई हमको लगान कलेक्ट करना है, चाहे कल्टीवेटर टिलर की कंडीशन कैसी भी हो, चाहे उसका क्रॉप ग्रो हुआ हो नहीं हुआ हो, अगर उसका थोड़ा ही बना है तो वो भी हम थोड़ा ले लेंगे, हमें नहीं परवाह कि उस कल्टीवेटर की बिल्कुल भी कंडीशन की परवाह ही नहीं है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कल्टीवेटर, ठीक है। इस तरीके से ज़मींदार ट्रीट करते थे कल्टीवेटर्स के साथ, टिलर्स के साथ। तो इस वजह से वो कभी हम ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे, इंसेंटिवाइज ही नहीं हो पा रहे थे। फार्मर्स को डर लगता था काम करने से कि भाई काम भी करेंगे तो ब्रिटिशर्स ले लेंगे, ज़मींदार हमसे ले लेंगे, तो दे वॉज नॉट इंसेंटिवाइज टू ग्रो, डेवलप्ड होने की कोशिश ही नहीं करते थे वो लोग, ठीक है। जो लगान अमाउंट था ये भी फिक्स कर दिया गया था गवर्नमेंट ने। इसको ना इसलिए कभी कभी हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का मतलब यही होता है कि एक अमाउंट इन लोगों ने फिक्स कर दी थी कि इतना लगान हम लेंगे, राइट। अदरवाइज अगर वो लगान पे नहीं किया तो ज़मींदार की राइट चली जाती थी, ज़मींदार को वो हक छीन लिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ज़मींदार के बीच, मतलब जो ज़मींदार था वो इंटरमीडिएरी था दोनों के लिए, राइट। अब साथ में देखो, ज़मींदार और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, इन लोगों ने कुछ नहीं किया कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करे, क्योंकि उनका मोटिव था कि हमें पैसा हड़पना है, लगान लेना है। दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, राइट। इस वजह से हम ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। अब इस बुक में आप देखोगे कि ज़मींदारी सिस्टम इन्होंने डिटेल में समझाया है, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, बट अगर किसी को रीड करना है तो आई हैव प्रोवाइडेड द कंटेंट, यू मे रीड, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, सो यू कैन रीड, राइट। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देखो कमर्शलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी प्रोड्यूस क्रॉप किया जा रहा है वो मार्केट में भी बेचा जा रहा है सेल के लिए,
रादर देन ओनली फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। क्योंकि पहले इंडिया सेल्फ रिलायंट था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिशर्स से पहले हम लोग अपने लिए प्रोड्यूस करते थे। बट ब्रिटिशर्स ने एक कंसेप्ट लेके आया इंडिया में जो कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था। इसके अंदर ये लोग कहते थे कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो क्रॉप्स, आपको मार्केट में भी सेल करना है, ना कि सिर्फ सेल्फ कंज्यूम करना है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ ही होता कि फार्मर्स को ना ज़्यादा प्राइजेस दी जाती थी कि अगर तुम लोग कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, जूट, ना कि फूड क्रॉप्स, अगर तुम कैश क्रॉप्स ग्रो करोगे, मतलब फूड क्रॉप्स हमारे हो गए वीट, बार्ले, मेज वगैरह जो भी हो गए आपके फूड क्रॉप्स, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो कहते थे कि अगर तुम लोग कैश क्रॉप्स यानी कि कॉटन और जूट प्रोड्यूस करोगे तो हम तुमको ज़्यादा प्राइजेस देंगे रादर देन प्रोड्यूसिंग दी फूड क्रॉप्स। अब इससे इकोनॉमिक कंडीशन ऑब्वियसली फार्मर्स की इंप्रूव नहीं हुई, क्योंकि फूड क्रॉप्स तो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या चाहिए था, कॉटन, जूट, तभी तो वो ग्रो कर पाएंगे ब्रिटिशर्स, और उनका मोटिव हमेशा से ये रहा है कि अपने आप को ग्रो करना है। तो वो लोग कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स को फोर्स करते थे, उनको हायर प्राइस दे दी उसके लिए, या अलग अलग इंसेंटिव फोर्स करके, जो भी था। इस वजह से हमारे इंडियन फार्मर्स ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे कि वो फूड क्रॉप्स बनाए और ग्रो कर पाए। तो दे वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट। तो फिर ब्रिटिशर्स की वजह से ही क्रॉप्स में शिफ्ट आना शुरू हो गया फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टू दी था कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फ्रॉम दी फूड क्रॉप्स टू दी कैश क्रॉप्स, अब है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन फेमाइन। देखो ये एक बंगाल फेमाइन और भी बहुत सारे फेमाइंस हमारे आए हैं इंडिया में, जो कि ब्रिटिशर्स की वजह से आए, क्योंकि लोगों के पास खाना नहीं है, खाने को ड्रॉट पड़ गया, ये लैंड हमारे बंजर हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा फेमाइन आए थे, काफ़ी लोग मरे भी थे इंडियंस में, इंडिया के अंदर। तो वही था कि ब्रिटिशर के टाइम पे फेमाइन बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते थे हम लोग, राइट। उनके लिए कॉटन, जूट ये सब बनाना पड़ रहा था, शुगर केन वगैरह। तो इस वजह से हम लोग के लिए कुछ बच ही नहीं जाता, फूड क्रॉप्स थे नहीं, तो प्रॉब्लम हमें आ रही थी। तो ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड रीज़न की, तो वो थर्ड रीज़न था हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। देखो एग्रीकल्चर्स में हमारी इतनी प्रोडक्टिविटी पहले नहीं थी। प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं थी? आज के टाइम पे अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो बहुत अच्छी है। प्रोडक्टिविटी किस चीज़ से आती है? जब हम काम एफिशिएंटली कर पाए, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे अपने काम में। तो क्योंकि पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजीज इतनी अच्छी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम थी, और इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ नहीं होते थे। अब तो जैसे अलग अलग फर्टिलाइजर्स, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। बट वही है कि पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लोग मानसून पे डिपेंड होते थे, फर्टिलाइजर्स इतने यूज़ नहीं होते थे, इस वजह से काफ़ी कम प्रोडक्टिविटी रहती थी, राइट। इसी वजह से कल्टिवेटर के पास ना कोई तरीका भी नहीं था एक तो करने का एग्रीकल्चर को अच्छे से ग्रो करने के लिए, और ना ही वो इंसेंटिवाइज होते थे कि भाई एग्रीकल्चर में लगे। तो यही 2-3-4 रीज़न थे जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो ही नहीं कर पा रहा था, राइट। और ये ऑफकोर्स है कि ज़मींदार, ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पसंद करी एग्रीकल्चर के अंदर, कि एग्रीकल्चर को कैसे ग्रो करे, लोगों को किस तरीके से एजुकेट करे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाने की कोशिश ही नहीं की इन लोगों ने। तो फार्मर्स अकेला इनलिटरेट होके, तब बीमार होने के बाद, ये सब चीज़ें करने के बाद कैसे करेंगे वो लोग? उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो लोग इतना ग्रो नहीं करते थे। और इस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो काफ़ी स्टैग्नेट रहता था, ग्रो ही नहीं कर पाया कभी। और चौथा रीज़न यहाँ पे इन्होंने दिया स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब यही है कि हम लोग के पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, स्केर्सिटी नहीं थी, राइट। स्केर्सिटी थी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। तो जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की स्केर्सिटी इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज वगैरह के लिए। और फार्मर्स ने बेसिकली अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिया था फूड क्रॉप से कमर्शियल क्रॉप्स में। बड़े बड़े जो टेनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, इन लोगों के पास रिसोर्सेज तक नहीं थे, टेक्नोलॉजी तक नहीं थी कि वो इन्वेस्ट करे एग्रीकल्चर में। तो इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से भी, ये मैं ऑलरेडी थर्ड पॉइंट में मैं एक्सप्लेन कर चुकी थोड़ा सा, इस वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर पा रहा था, राइट। सो दीज वर दी 4 रीजन्स कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेट हो रहा था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे शेयर क्रॉपिंग की डेफिनेशन दे रखी है, ये आप रीड कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। शेयर क्रॉपिंग का मतलब हो गया जब लैंड ओनर क्या कर रहा है, एक टेनेंट को अलाउ कर रहा है कि तुम मेरा लैंड को यूज कर लो, पर बदले में तुम मुझे रेंट या फिर कुछ शेयर ऑफ द क्रॉप्स दोगे, तो इट्स कॉल्ड शेयर क्रॉपिंग। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है।
सो अब एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन, ये इन्होंने पार्टीशन का बताया जो बांग्लादेश, और आपको पता है पहले ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे और पाकिस्तान दो थे, ईस्ट एक वेस्ट में। तो वही था कि पार्टीशन होने के बाद इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आया उस पार्टीशन से, क्योंकि जो हमारा जो ज़्यादातर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था ना वो बांग्लादेश की तरफ था, और क्योंकि पार्टीशन हो गया तो इंडिया की जूट इंडस्ट्री इतनी मोनोपोली इंजॉय नहीं कर पाई, हमारे पास वो मटेरियल नहीं था जूट बनाने का, तो कहीं कहीं हमें उससे इम्पैक्ट पड़ा था। सो दिस वॉज अबाउट इट। बाकी का जो सेक्शन है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और बाकी के डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो दिस वॉज अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।